नमस्कार दोस्तों, एज ए न्यू इन्वेस्टर एक क्वेश्चन हमेशा माइंड में आता है कि किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करने के पहले क्या देखना चाहिए, किस तरह से किसी कंपनी का एनालिसिस किया जाए जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करें, टेक्निकल एनालिसिस करें या फंडामेंटल एनालिसिस करें। तो ये दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, मैं हूं देवेश राठौर एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टिंग टेक्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको इसी तरह का कंटेंट आगे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ये दोनों ही एनालिसिस इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस जहां हमें ये बताता है कि कहां पर इन्वेस्ट करना है, कहां पर अपना दाव लगाना है, वहीं टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि कब इन्वेस्ट करना है। केवल फंडामेंटल एनालिसिस करके आप किसी स्टॉक को ऐसे टाइम पर बाय कर सकते हैं जब स्टॉक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ओवरबॉट है, एंड इस वजह से आपका इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होने के पहले कई दिनों तक या महीनों तक नेगेटिव जा सकता है। वहीं केवल टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके आप ऐसे स्टॉक्स में अपना पैसा फंसा सकते हैं जो कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड कर लिया तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो क्यों ना हम इन दोनों एनालिसिस का यूज करके किसी स्टॉक को बाय करें जिससे हमें अच्छा रिटर्न मिल सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से देखा जाए कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हम फाइनेंशियल रेशियोज की हेल्प लेते हैं। नॉर्मली फाइनेंशियल रेशियोज को 4 भागों में बांटा गया है: प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो एंड वैल्यूएशन रेशो। अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का यूज होता है। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालने के लिए कंपनी की नेट इनकम को टोटल रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं। जितना ज्यादा नेट मार्जिन उतनी ही प्रॉफिटेबल कंपनी। नॉर्मली 10% से ज्यादा नेट मार्जिन कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। अब रिटर्न ऑन इक्विटी निकालने के लिए, जिसको हम रिटर्न ऑन नेट असेट्स भी कहते हैं, नेट इनकम को शेयर होल्डर इक्विटी से डिवाइड करते हैं, जहां पर शेयर होल्डर इक्विटी इज इक्वल टू नेट असेट्स इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका आरओई उसके सेक्टर्स के एवरेज आरओई या इंडेक्स के रिटर्न से ज़्यादा हो। फॉर एग्जांपल, अगर पिछले 10 ईयर्स में निफ्टी का एवरेज रिटर्न 13% है तो इन्वेस्टर को ऐसी कंपनी में स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका आरओई मिनिमम 13% या उससे ज़्यादा हो। हालांकि एक्सपर्ट्स की माने तो इन्वेस्टर्स को ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका एवरेज आरओई 20% या उससे अधिक हो। अब थर्ड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। इसको कैलकुलेट करने के लिए जो भी टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल है, जिसमें हमारा असेट्स एंड डेट्स सभी आ जाता है, उसकी टोटल वैल्यू को डिवाइड करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। या इसे अलग तरह से कहें तो नेट इनकम जो हमने अभी देखा उस अमाउंट में से डिविडेंड को भी डिडक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये जिस कंपनी का जितना अधिक होगा दैट मीन्स कि कंपनी अपने कैपिटल का सही यूज कर रही है, उनका मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही है। अगर किसी कंपनी का आरओआईसी 15% या उससे अधिक है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा हो सकता है। तो हमने अभी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को देखा, अब हम देखेंगे लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो का यूज कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता करने में होता है कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रांग है, कंपनी अपने डेट पे करने में कितनी कैपेबल है। तो ये सब पता करने के लिए करंट रेशियोज का यूज करते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम करंट असेट्स को डिवाइड करते हैं करंट लायबिलिटीज से, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी के पास करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज के कितने मल्टीपल में है। ये जितना अधिक होगा हम कह सकते हैं कि कंपनी उतनी ही फाइनेंशियली स्ट्रांग है। अब ये जरूरत से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी अपने फाइनेंस का यूज़, अपने असेट्स का यूज़ लोन लेने में नहीं कर रही है जिससे वो और एक्सपेंड कर सकती है। अब हम आते हैं सोल्वेंसी रेशियोज पर, जहां लिक्विडिटी रेशियोज का यूज कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पता करने में होता है, वहीं सोल्वेंसी रेशियो का यूज कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पता करने में होता है। इसमें सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला रेशियो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिसे कंपनी की टोटल लायबिलिटीज को शेयर होल्डर्स की इक्विटी से डिवाइड करके निकाला जाता है। शेयर होल्डर्स इक्विटी अभी हमने देखा किस तरह से निकाला जाता है। टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को डिडक्ट करने से हमें शेयर होल्डर्स इक्विटी अमाउंट मिल जाता है। ये वैल्यू 0.5 से लेकर 1 तक है तो कंपनी में इन्वेस्ट करना सेफ माना जाता है। अगर 2 से ज़्यादा है तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में आ सकता है। हालांकि कुछ नई कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि उन्हें अभी इतना टाइम नहीं मिला कि वो अपना डेट पे कर सकें। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से अधिक रिटर्न भी मिल सकता है। तो डिपेंड करता है कि कंपनी अभी किस फेज पर है। ऐसे में हमें सेक्टर वाइज कंपैरिजन भी करना जरूरी है, एंड पिछले कुछ सालों के डेटा को भी देखना होता है कि कंपनी का ये रेशो कम हो रहा है या बढ़ रहा है।
अब आते हैं हम वैल्यूएशन रेशोज पर। आपने पी रेशो या प्राइस टू अर्निंग रेशो का नाम तो सुना होगा, जिसका यूज़ कंपनी की वैल्यू निकालने में यूज़ होता है। पी रेशो निकालने के लिए हम कंपनी की स्टॉक प्राइस को डिवाइड करते हैं अर्निंग पर शेयर से। ईपीएस का फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर्स मीन्स कंपनी के शेयर होल्डर्स जो शेयर्स को करंटली होल्ड कर रहे हैं, उन्हें आउटस्टैंडिंग शेयर्स कहते हैं। इसके अलावा फ्लोटिंग शेयर्स भी होते हैं जो पब्लिकली फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं। तो पी रेशो से हमें क्या पता लगता है, जितना ज़्यादा पी रेशो होगा उतना ही कंपनी ओवर वैल्यूड कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कंपनी की डिमांड ज़्यादा है, उसके शेयर्स की डिमांड ज़्यादा है। हमेशा अधिक पी रेशो बुरा नहीं होता, क्योंकि मार्केट हमेशा पोटेंशियल को सर्च करता है। अगर किसी कंपनी का पी रेशो अधिक है, दैट मीन्स कि कंपनी के फ्यूचर में ग्रो करने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि एनालिस्ट टू एनालिस्ट की वो किस तरह से पी रेशो को इंटरप्रेट करते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि हमें इंडेक्स के एवरेज पी रेशो से बिलो की वैल्यू वाले स्टॉक्स को पिक करना चाहिए, क्योंकि उनको हम अंडर वैल्यू कंसिडर कर सकते हैं। बट केवल पी रेशो देखने से किसी भी कंपनी के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। हमें इसे इंडस्ट्री वाइज भी देखना होता है, पिछले सालों से भी कंपेयर करना होता है, एंड दूसरे रेशोज का भी यूज़ करना होता है। अब हम टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, किस तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ इसको कंबाइन करके अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं मार्केट से। जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस करा था कि टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके हम किसी स्टॉक को गलत टाइम पर पिक या होल्ड करने से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक साल में 15% का रिटर्न दे रहा है, बट हम ट्रेंड एनालिसिस का यूज़ करके उस स्टॉक को ऐसे टाइम पर होल्ड करें जब मार्केट अप ट्रेंड है, एंड डाउन ट्रेंड में अगर सेल कर दें, तो ऐसे ही स्टॉक्स में एक साल में हम दुगना रिटर्न भी निकाल सकते हैं। क्योंकि स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है, हमेशा एक फेज आता है जब मार्केट ओवरबॉट होगा एंड स्टॉक्स में सेल आउट होगा। दूसरा, हम वॉल्यूम एनालिसिस कर सकते हैं। अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है एंड ऐसे टाइम पर स्टॉक को बाय करने से हम कई दिनों तक हमारे इन्वेस्टमेंट को फंसा सकते हैं। इट्स बेटर कि हम ऐसे स्टॉक में ऐसे टाइम पर इन्वेस्ट करें जब स्टॉक में वॉल्यूम बढ़े एंड स्टॉक उस कंसोलिडेशन फेज से ब्रेकआउट दे। टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कुछ इन्वेस्टर्स मार्केट के रिएक्शन को प्रिडिक्ट करने में भी करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस का रूल है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। स्टॉक किसी न्यूज़ पर किस तरह से पिछली बार रिएक्ट करा था, हो सकता है कि आगे भी इसी सेम तरह से रिएक्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर पिछली बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आने से स्टॉक्स ने कितना मूवमेंट दिया था, तो हम आगे भी स्टॉक के प्राइसेस को इस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोनों टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस का यूज़ करके आप मार्केट से काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। दोनों ही एनालिसिस इक्वली इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। इसमें आपको मार्केट को डेली देखना होता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास डेली हाफ एन आवर भी मिलता है, तो आप इस तरह से एनालिसिस करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों में ही आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आगे भी इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कभी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।